नमस्कार छात्रों। आज मैं द्वितीय सेमेस्टर वाले छात्रों के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा। आप जानते हैं छात्रों कि अभी तक मैं आपको आपका तृतीय प्रश्न पत्र पूरा पढ़ा चुका। इसके अलावा भारतीय काव्य शास्त्र पर भी हमने चर्चा कर दी थी। इसके अलावा प्रथम प्रश्न पत्र जो आपका है कहानी कला के तत्व, उपन्यास कला के तत्व, इन तत्वों पर भी मैंने आपसे चर्चा कर ली है। आपका जो ये दूसरा प्रश्न पत्र है इस पर हमने अभी कुछ भी चर्चा नहीं की, तो आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ भारतीय काव्य शास्त्र के बारे में। भारतीय शब्द से आप समझ रहे हैं कि भारत में रहने वाले। काव्य शास्त्र जैसा कि दो शब्दों से मिलकर बना है, काव्य प्लस शास्त्र। काव्य का शास्त्रीय विवेचन अर्थात काव्य का वैज्ञानिक ढंग से विवेचन करने वाला साहित्य काव्य शास्त्र कहा जाता है। अब भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा कितनी प्राचीन है यह तो अनुमान करना अत्यंत ही कठिन है, किंतु फिर भी इतिहास का बोध साहित्य के अनुशीलन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। काव्य शास्त्र का जन्म अत्यंत प्राचीन काल में हुआ, किंतु वैज्ञानिक ढंग से यदि हम विवेचन करने चलें तो हम यह पाते हैं कि लगभग आज से 2500 वर्ष पूर्व भारतीय काव्य शास्त्र का उदय हुआ, जिसमें भारतीय काव्य शास्त्र में हम यह देखते हैं कि भारत के लक्षण ग्रंथों में, संस्कृत के लक्षण ग्रंथों की जो परंपरा चली, तो लक्षण ग्रंथों के बाद ही काव्य शास्त्र का प्रणयन शुरू हुआ। जैसे रामायण, वेद, उपनिषदों के बाद व्याकरण का विकास हुआ, उसी तरह से लक्षण ग्रंथों के विकास के बाद मनीषियों और कवियों की वाणी में काव्य शास्त्र रूपी परंपरा का उदय हुआ। यह हम भारतीय काव्य शास्त्र को समझने के लिए भारतीय काव्य शास्त्र की प्राचीन परंपरा की ओर चलते हैं कि कब भारतीय काव्य शास्त्र का उदय हुआ। देखिए, भारतीय काव्य शास्त्र में 4 परंपराएं प्रचलित रही हैं। अन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंडनीति। एक बात आप छात्रों ये समझिए कि भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा अर्थात कोई भी नई विधा साहित्य में जब प्रचलित होती है तो उसका बीजारोपण किन्हीं छोटे से बिंदुओं में पाया जाता है। उसी तरह से काव्य शास्त्र के उदय के पूर्व हम काव्य शास्त्र संबंधी विवेचन अन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंडनीति के रूप में पाते हैं। देखिए, अन्वीक्षिकी ऐसी वार्ता थी जैसे रामायण, जो वाल्मीकि रामायण है, इसके 4-5 श्लोकों को लेकर आपसी जो तर्क वितर्क किया जाता था कि इसका अन्वय ये हो सकता है, इसका अर्थ ये हो सकता है, तो वो अर्थ हो सकता है कि जो प्रवृत्ति थी वह अन्वीक्षिकी नाम से चर्चित हुई। फिर इसके बाद इसका विस्तार हुआ और काव्य का आकलन 3 बिंदुओं पर किया जाने लगा। जो कवि लिखने वाला है, जैसे रामायण के रचयिता वाल्मीकि हैं, तो त्रय अर्थात 3 बिंदु, यानी पहली तो लेखनी की रामायण जो लिखा गया, क्या उसे लिखने का अक्षर सुस्पष्ट है, बहुत अच्छी लेखनी में लिखा है, तो हाँ वह बहुत अच्छा है। फिर इसके बाद बोलने पर, पढ़ने में सरलता की प्रवृत्ति, यदि हम पढ़ रहे हैं और पढ़ने में हमें कठिनाई नहीं प्रतीत हो रही है, तो वो जो प्रवृत्ति है वह
वह काव्य को श्रेष्ठ बनाती है। तीसरा मानक यह था कि सुनने वाले को, अब हमने तो पढ़ दिया लेकिन सुनने वाले को क्या अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, यह तो दर्शक पर निर्भर करेगा। तो फिर इसके बाद अन्वीक्षिकी के बाद त्रयवार्तायिक 3 बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता था कि कवि जो लिख रहा है उसका अक्षर सुडौल है, सुंदर है कि नहीं, सुलेख में उसने लिखा है कि नहीं। दूसरा, उसका पाठ करने में सरल है कि नहीं, सरल है तो बहुत अच्छा है। फिर इसके बाद सुनने में वह वाणी, वह लेखनी अच्छी लग रही है कि नहीं। फिर इसके बाद वार्ता नामक काव्य संहिता का निर्माण हुआ। पहले अन्वीक्षिकी आई कि 2 लोगों के बीच तर्क वितर्क होता था, फिर 3 लोग 3 बिंदुओं पर तर्क होने लगा। फिर वार्ता अर्थात कई लोग, कई विद्वान उस विषय के बैठते थे और उन्होंने आपसी बातचीत से किसी निष्कर्ष को निकालना शुरू किया। और अंत में दंड नीति आई। दंड नीति यानी कि जैसे काव्य पढ़ने के लिए दंड रूपी नीति की आवश्यकता अधिक है, क्योंकि जैसे जैसे परंपरा, जैसे जैसे सभ्यता आगे विकसित होती गई, वैसे वैसे काव्य शास्त्रीय उपमानों का भी विकास होता गया। तो काव्य शास्त्र में दंड नीति जब आई तो दंड नीति में भी इन तीनों का व्यवस्थित रूप दंड नीति में आया। फिर इसके बाद दंड नीति के बाद साहित्य विद्या का विकास हुआ। इसके संदर्भ में आगे राजशेखर लिखते हैं कि पंचमी साहित्य विद्या इति आया वरीय, अर्थात चारों वेदों के बाद पंचमी जो विद्या थी, 5वीं जो विद्या थी वह क्या है, साहित्य विधा थी। तो साहित्य विधा, अगर काव्य शास्त्र की जो परंपरा है यह किसी एक आचार्य द्वारा प्रकट नहीं हुई है, यह कई आचार्यों के समुचित प्रयास से सुनियोजित ढंग से विकसित हुआ प्रयत्न है। काव्य शास्त्र की परंपरा जो है यह किसी व्यक्ति विशेष के प्रयत्न का परिणाम न होकर अनेक आचार्यों का सुनियोजित क्रमबद्ध विवेचन है। अब कहाँ से कौन सी विधा प्रचलित हुई, मैं उसकी चर्चा आपसे करना चाहूँगा। इंद्र, आप जानते हैं कि भगवान इंद्र थे, भगवान इंद्र नहीं, इंद्र मुनि ने कवि रहस्य की चर्चा की कि जो कवि होता है उसमें रहस्यात्मक प्रवृत्ति होती है, अर्थात कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम नहीं जानते हैं। तो इंद्र ने कवि रहस्य की चर्चा की और काव्य शास्त्र को एक नवीन बिंदु की ओर अग्रसर किया। उक्ति भद्र उक्ति विषयक सिद्धांत ग्रंथ लिखकर सिद्धांत उक्तियों का प्रणयन किया कि जैसे यदि कोई रहस्य है तो रहस्य का उपचार कैसे होगा, यह उक्ति भद्र ने अपनी पुस्तक में सुझाया और अपने विचारों से उक्ति का विस्तार किया। फिर इसके बाद सुवर्णनाभाए, उन्होंने रीति शास्त्र का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने परंपरा, रीति अर्थात परंपरा का पालन करने पर जोर दिया। फिर इसके बाद प्रचेता आए, उन्होंने अनुप्रास अलंकार दिया। फिर इसके बाद यम आए, यम ने यमक अलंकार किया। चित्रागंध आए, उन्होंने चित्र काव्य की सृष्टि की। फिर शेष आए, उन्होंने शब्द श्लेष अलंकारों की योजना पर जोर दिया। पुलस्त्य आए, उन्होंने स्वभावोक्ति पर जोर दिया कि अपने स्वभाव के अनुसार कवि रचनाएं करता है। फिर इसके बाद औपम्यायन आए, उन्होंने उपमाओं पर जोर दिया कि कविता यदि लिखी जा रही है, काव्य लिखा जा रहा है तो उसमें तुलना भी होनी चाहिए, अर्थात एक व्यक्ति की तुलना, क्योंकि जो पढ़ने वाला पाठक है यदि उपमा अलंकार का प्रयोग नहीं होगा तो वह अपने शब्दों में कैसे समझेगा। यदि जैसे हम चर्चा कर रहे हैं कश्मीर की,
और कश्मीर की चर्चा काव्य में हो रही है और किसी ने कभी कश्मीर देखा ही ना हो, तो वह कैसे कश्मीर के बारे में समझ सकेगा। तो जब औपम्यायन ने उपमा अलंकारों की योजना की कि कश्मीर में ऐसे बर्फ जमती है जैसे हमारे यहाँ ठंडी में ओले जब उड़ते हैं, तो जो उड़ते हैं वैसे वैसे वहाँ बर्फ जमती है। तो जब ये उपमाएं दी गई तब सामान्य पाठक को समझ में आएगा कि हाँ, कवि जो बातें कह रहा है वह बिल्कुल ही सही है। कवि की बातों से अनभिज्ञ पाठक जो है वह कवि की बातों को आसानी से समझ पाता है। पराशर थे, उन्होंने अतिशयोक्ति दी, अर्थात किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर रुचि पैदा करने की प्रवृत्ति बताई। कुबेर ने उभयालंकार की, कामदेव ने विनोद आदि प्रसंगों का प्रणयन काव्य में आवश्यक बताया। फिर इसके बाद नंदिकेश्वर आते हैं, उन्होंने कहा रस अवश्य ही काव्य में होना चाहिए। फिर भरत मुनि आते हैं, वे नाट्य अर्थात नाटकीय पात्रों का विवेचन करते हैं कि काव्य में नाटकीय बातें अवश्य होनी चाहिए। घीसण आते हैं, वो कहते हैं दोष आना चाहिए। उपमन्यु आते हैं, वे कहते हैं गुण आना चाहिए। कुचमार आते हैं, वो कहते हैं कि दार्शनिक या उपनिषदिक विवेचन होना चाहिए। केशव दास आते हैं तो वो कहते हैं कि बिना दोष कविता में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, अर्थात वे गुणों का तर्क देते हैं। तो देखिए, इस तरह से काव्य रूपी परंपरा किसी एक व्यक्ति या कवि का परिणाम नहीं है। परिणाम किसका है? परिणाम इंद्र के कवि रहस्य से लेकर सुवर्णनाभ के रीतिशास्त्र तक, चित्रागंध के चित्रकाव्य को लेकर, औपम्यायन के उपमा को लेकर, कुचमार के औपनिषदिक प्रकरण को लेकर काव्य रूपी संसार का, काव्य शास्त्र रूपी संसार की परंपरा का निर्माण हुआ है। किंतु एक पुस्तककार रचना के रूप में जब हम देखते हैं तो व्यवस्थित ढंग से काव्य शास्त्र की परंपरा का विवेचन सर्वप्रथम भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से प्रारंभ होता है। तो भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा को मुख्यतः 4 बिंदुओं में बांटा जा सकता है, 4 आधारों पर बांटा जा सकता है। वे आधार ये हैं कि प्रवर्तन काल ईसा पूर्व काल से 500 ईस्वी तक, प्रतिपादन काल 500 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक, व्याख्या काल 1100 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक और भाषा काल 1700 ईस्वी से आज तक अखंड रूप में यह परंपरा चल रही है। तो भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा को अध्ययन की दृष्टि से हम निम्न 4 कालों के अंतर्गत विभाजित करते हैं और अब हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि किस काल में क्या क्या भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा में क्या क्या चीजें आई। तो देखिए, भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा का जो आदिकाल था वह प्राचीन साक्ष्यों के आधार पर हम ये मानते हैं कि यहाँ इस स्थान पर ये हुआ, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा देश लगभग 700-800 सालों तक कभी विदेशी आक्रांताओं के, कभी अंग्रेजों के अधीन रहा था। तो जो भी विदेशी आक्रांता आते थे वो हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास करते थे। उसी का प्रभाव था कि हमारे देश के नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों में रखी जाने वाली पुस्तकों को जला दिया गया, जहां से 3-3 महीने तक आग लगा दिया गया और 3-3 महीने तक वे पुस्तकें जलती रही थी, हमारी सभ्यता की पुस्तकें। तो उनका स्पष्ट विवरण हम नहीं पाते हैं, उन्हें
स्मृतियों के अंतर्गत रखा गया या कुछ ऐसी पुस्तकें प्राप्त हुई जिसमें उस पुस्तक से पूर्व में उस विषय पर लिखी गई पुस्तकों का विवरण दिया गया था। उस आधार पर हम जानते हैं। तो भारतीय काव्य शास्त्र के प्रवर्तन काल में हम देखते हैं कि जैसा भरत मुनि बताते हैं कि हमारे देश में जो काव्यशास्त्रीय परंपरा पनपी उसका प्रारंभिक रूप विविध स्रोतों से प्राप्त हुआ। उदाहरण के रूप में तंड मुनि ने तांडव नृत्य दिया, माता भगवती पार्वती ने लास्य, इंद्र ने इंद्रध्वज दिया, जिससे काव्य शास्त्रीय परंपरा का प्रतिष्ठान हुआ। काव्य शास्त्रीय परंपरा के प्रतिष्ठापक या उद्भावक या प्रवर्तक आचार्यों में सर्वप्रथम इंद्र का नाम आता है। जैसा कि पूर्व में मैंने चर्चा की, इंद्र ने कवि रहस्य दिया, उक्तिभद्र ने उक्ति विषयक सिद्धांतों का प्रणयन किया, सुवर्णनाभ ने रीति शास्त्र, प्रचेता ने अनुप्रास, यम ने यमक, चित्रागंध ने चित्रकाव्यशेष ने शब्दश्लेष, पुलस्त ने स्वभावोक्ति, उपमायन ने उपमा, पराशर ने अतिशयोक्ति, उतत्थ ने अर्थश्लेष, कुबेर ने उभयालंकार, कामदेव ने विनोदादि प्रसंग, नंदिकेश्वर ने रस, भरत ने नाट्यशास्त्र, भीषण ने दोष, उपमन्यु ने गुण, कुचमार ने औपनिषदिक प्रकरण। और इसके बाद आते हैं भरत मुनि। भरत मुनि से पूर्व जिन आचार्यों के नामों की चर्चा मैंने की, इन आचार्यों का कोई भी व्यवस्थित ग्रंथ हमें प्राप्त नहीं होता है, किंतु भरत मुनि के ग्रंथ नाट्यशास्त्र में इन आचार्यों के बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चाएं की गई हैं कि जैसा कि इंद्र ने कवि रहस्य में कहा है वैसा ही मैंने इस नाट्यशास्त्र में दिया है। औपम्यायन की उपमा के अनुसार उपमा अलंकार का यह गुण है, ऐसा भरत मुनि ने कहा है। तो उस आधार पर इतने भारतीय काव्यशास्त्रीय परंपरा के प्रवर्तक आचार्य रहे हैं, लेकिन एक व्यवस्थित और पुस्तककार के रूप में भरत मुनि ही सबसे ज्यादा चर्चित रहे हैं। तो भरत मुनि उन लोगों के अलावा भरत मुनि के मैं ग्रंथ की आपसे चर्चा करना चाहूंगा। भरत मुनि का ग्रंथ है नाट्यशास्त्र। भरत मुनि का समय ईसा की तृतीय शताब्दी है, अर्थात 100 से लेकर 200 के बीच में ये वर्तमान रहे थे। भरत मुनि का ग्रंथ नाट्यशास्त्र में 36 अध्याय हैं और इसमें 5000 श्लोक हैं। और इस नाट्य शास्त्र में किसकी चर्चा की गई है? 10 गुणों की चर्चा की गई है, 10 दोषों की चर्चा की गई है, 4 अलंकारों की चर्चा की गई है। 4 अलंकारों में यमक, उपमा, रूपक तथा दीपक अलंकारों को बताया गया है। फिर इसके बाद नाट्यशास्त्र के 6ठे और 7वें अध्याय में 8 रसों का सम्यक विवेचन हुआ है, भावों का भी विवेचन किया गया है। तो नाट्यशास्त्र जो ग्रंथ है भरत मुनि का, यह प्रवर्तन काल का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। इसे 5वां वेद भी कहा जाता है। ये बात आप याद रखेंगे, कभी कभी परीक्षा में पूछ लेता है कि भारतीय काव्यशास्त्र की परंपरा का प्रवर्तन काल कैसा है, विस्तार से समझाइए। तो आप पहले तो शुरू करेंगे इंद्र से लेकर कुचमार तक का वर्णन देंगे। फिर इसके बाद भरत मुनि का समय बताएंगे और उनके ग्रंथ नाट्यशास्त्र के बारे में चर्चा करेंगे और फिर समाप्त कर देंगे कि यहीं से भारतीय काव्यशास्त्र का जो प्रवर्तन काल है यहीं से समाप्त हो जाता है और काव्यशास्त्र में रीति, वृत्ति, आवृत्ति, गुण, अलंकार तथा नाट्य प्रसंगों की चर्चा धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है।
फिर इसके बाद देखिए छात्रों, अगला जो काल आता है वह है प्रतिपादन काल। प्रतिपादन काल में हम यह देखते हैं कि इसमें प्रवर्तन काल में तो केवल प्रवर्तित परंपराओं का प्रचलन हुआ था, किंतु प्रतिपादन काल में अब इन परंपराओं का विस्तार हम पाते हैं कि जैसे केवल 4 अलंकारों का विवेचन भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में कर दिया था। अनुप्रास, यमक और रूपक अलंकार, अनुप्रास, यमक, रूपक और दीपक अलंकार 4 अलंकारों का विवेचन हुआ, किंतु प्रतिपादन काल में अब अलंकारों की भी विस्तृत परंपरा दृष्टिगत होती है, तो उसका विवेचन हमें प्राप्त होता है। यह भारतीय काव्यशास्त्र की दृष्टि से यह जो काल है, जिसका समय 500 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक माना जाता है, यह अत्यंत ही श्रेष्ठ काल है, क्योंकि इस काल में भामह, दंडी, उद्भट, वामन, रुद्रट, आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त, कुंतक, धनंजय, महिमभट्ट, भोजराज आदि काव्य शास्त्रियों का आविर्भाव हुआ है। इसी काल में काव्यात्मा संबंधी 6 संप्रदायों का भी प्रतिपादन हुआ है और इन आचार्यों ने अपनी मान्यताओं का व्याख्यात्मक विवेचन करने के साथ साथ अपने पूर्ववर्ती आचार्यों का भी खंडन मंडन करने का प्रयास किया है। तो इस काल में कौन कौन से कवि हैं और उनके क्या क्या ग्रंथ हैं, इसकी चर्चा मैं अति संक्षिप्त रूप में आपसे करूंगा कि क्या क्या परंपरा के रूप में प्रचलित इस काल में है। तो देखिए, सबसे पहले आचार्य जो हैं इस काल में वो भामह हुए हैं। प्रतिपादन काल में कौन हुए हैं? भामह। इनका ग्रंथ है काव्यालंकार। काव्यालंकार ग्रंथ में काव्य के अलंकारों की महत्ता का प्रणयन हुआ है और इन्होंने अलंकार सिद्धांत का प्रचार प्रसार किया है। फिर इसके बाद अगले आचार्य इस युग में अलंकार सिद्धांत का इन्होंने प्रणयन किया। फिर इसके बाद दंडी आते हैं। आचार्य दंडी ने, आप देखिए तो एक तरह से एक गुण संप्रदाय का प्रवर्तन किया है। दंडी गुण सिद्धांत का प्रचार प्रसार करने वाले हैं। प्रतिपादन यानी किसी विषय को विस्तृत ढंग से प्रतिपादित करने वाले आचार्य इस युग में हुए हैं। फिर इसके बाद इस युग के जो अगले आचार्य हैं वो रीति सिद्धांत के वामन पैदा हुए हैं। वामन ने रीति सिद्धांत का प्रवर्तन किया है। कुंतक ने वक्रोक्ति सिद्धांत का, क्षेमेंद्र, इसके बाद इस काल में क्षेमेंद्र हुए हैं। इन्होंने औचित्य सिद्धांत का प्रवर्तन किया है। और इसके अलावा आनंदवर्धन इस युग में हुए हैं, जिन्होंने ध्वनि सिद्धांत का प्रवर्तन किया है, प्रतिपादन किया है। तो इस काल में काव्य शास्त्र के विभिन्न सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया गया है, चाहे भामह का अलंकार हो, दंडी का हो, रीति का वामन में रीति सिद्धांत हो, कुंतक का वक्रोक्ति सिद्धांत हो, क्षेमेंद्र का औचित्य सिद्धांत हो या आनंदवर्धन का ध्वनि सिद्धांत हो, ये सभी सिद्धांत हम इस युग में पाते हैं। और रस सिद्धांत के प्रवर्तक भरत मुनि जो थे, अब उस रस सिद्धांत का प्रचार प्रसार सबसे ज्यादा प्रतिपादन काल में ही हुआ है। फिर इसके बाद छात्रों, अगला काल भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा में अगला पड़ाव
व्याख्या की है। इन्होंने तो प्रतिपादित कर दिया, प्रवर्तन हुआ, फिर प्रतिपादन हुआ। अब जो आगे के आचार्य हुए हैं उन्होंने नवीन सिद्धांतों का प्रणयन न करके जो उनके पूर्ववर्ती आचार्य जैसे भामह अलंकार सिद्धांत के प्रतिपादक थे, तो अब अलंकारों के विविध भेदों का उल्लेख इस युग में हुआ है। व्याख्या काल में, इसका समय 1100 से 1700 ईस्वी तक माना जाता है। इसमें प्राचीन में किए गए सिद्धांतों का, प्रतिपादित किए गए सिद्धांतों का की व्याख्या सुव्यवस्थित ढंग से व्यक्त की गई है। इसमें चाहे आचार्य मम्मट हों, चाहे रुय्यक हों, चाहे शुभाकार मित्र हों, हेमचंद्र हों, शारदा तनय हों, जयदेव हों, आचार्य विश्वनाथ हों, विद्याधर हों, अप्पय दीक्षित हों, चाहे विद्यानाथ आदि, इन्होंने इन काव्यशास्त्रीय सिद्धांतों की व्याख्या विस्तृत ढंग से की है। इस युग में, इस व्याख्या काल में भारतीय काव्यशास्त्र में संस्कृत काव्यशास्त्र की चरम सीमा दिखाई पड़ती है। इस काल में पूर्ववर्ती, जो भी पूर्ववर्ती आचार्य थे, उन आचार्यों द्वारा काव्य के, काव्यांगों के लक्षणों, तत्संबंध वक्ता और परवर्ती आचार्यों द्वारा परीक्षण, नवीन लक्षण और नवीन दृष्टियों से उन सिद्धांतों का विश्लेषण प्रस्तुत हुआ है। चाहे अलंकार हो, रस हो, छंद हो, गुण हो, रीति हो, वक्रोक्ति हो, ध्वनि हो, इन सिद्धांतों की व्याख्या नवीन लक्षणों के साथ दी गई है। फिर इसके बाद, इस पड़ाव के बाद, क्योंकि अब हम काव्यशास्त्र देख रहे हैं, तो काव्यशास्त्र में अब जो परंपरा थी, काव्यशास्त्रीय परंपरा थी, यहाँ से जो चरमोत्कर्ष था वो अब समाप्त हो जाता है, क्योंकि व्याख्या के बाद अन्य कोई भी प्रतिभाशाली विद्वान नहीं आ पाते हैं, जिसके कारण संस्कृत काव्यशास्त्र की परंपरा धीरे धीरे समाप्त होती रहती है। किंतु आगे के आचार्यों ने संस्कृत में दिए गए सिद्धांतों का हिंदी अनुवाद सरलतम रूप में व्यक्त किया है। इस युग में अब जो भाषा काल आता है, इसका समय 1700 ईस्वी से अब तक माना जाता है। इस काल के जो भी आचार्य हुए हैं, उन आचार्यों ने भाषा और भाव को महत्ता प्रदान की है कि भाषा जितनी ही सुव्यवस्थित होगी, काव्य भी उतना ही श्रेष्ठ होगा। यदि भाषा में शुद्धता नहीं होगी तो भाव और प्रतीक श्रेष्ठ नहीं हो सकता है। इस काल के महत्वपूर्ण आचार्यों में पंडित राज जगन्नाथ, इनका नाम सबसे ऊपर लिया जाता है, जिन्होंने रसगंगाधर नाम के ग्रंथ का प्रणयन किया है। इसके अलावा केशवदास, चिंतामणि, कुलपति मिश्र, कुमारमठ, देव, सोमनाथ, भिखारीदास, रसिक गोविंद, प्रताप साय, नंद दुलारे वाजपेयी, बाबू गुलाब राय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदि भी इस युग के महत्वपूर्ण आचार्यों में गिने जाते हैं। अब इस युग में भाषा काल इसका नाम देने का कारण यह है क्योंकि भाषा बहुत तेजी से परिवर्तित हुई है। शिष्ट और सभ्य भाषा भाषा काल से पूर्व संस्कृत ही मानी जाती थी, किंतु इस युग में नवीन भाषा, नवीन काव्यशास्त्रीय भाषा का उदय हुआ, जिसका नाम हिंदी भाषा था, और उस भाषा के परिष्कार, व्याकरण, लक्षण ग्रंथ और रीति, गुण, वक्रोक्ति आदि सिद्धांतों का प्रणयन हुआ, जिस कारण से इस युग को भाषा काल का नाम दिया जाता है। किंतु भारतीय काव्यशास्त्र की परंपरा
आज भी उसी रूप में सतत प्रवाहमान है जिस रूप में 2500 वर्ष पूर्व थे। तो छात्रों, आज के वीडियो में इतना ही। अब जब हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे तो भारतीय काव्यशास्त्र के प्रमुख सिद्धांतों की आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।